So, hi everyone, I am Dr. Prajita. I welcome you all to this online learning session. So, here we are studying the metabolism, which will be beneficial for the students of pharmaceutical sciences, biotechnology, microbiology, and physiotherapy students. So, till now, we have covered the transamination. अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, they are transamination, deamination, and toxicity of ammonia. Okay, I request you all that the video is, it's a live class. So if you are studying it afterwards, I suggest that you must increase the speed of the YouTube video. You can increase the speed of the video. Okay, so whenever we talk about toxicity of ammonia, there is an explanation for the toxicity. Let's see, till now we have discovered that ammonia is neurotoxic. अमोनिया क्या है? न्यूरोटॉक्सिक है. अभी तक हम ये चीज कवर करके सारे एक्सप्लेनेशन इसकी देख चुके हैं that it is neurotoxic. So how we will be understanding the neurotoxicity of ammonia? हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, अल्फा कीटोग्लूटरेट plus NH3. It's a reversible reaction, and the alpha ketoglutarate is being converted into glutamate. So here the reducing equivalents are NADP, NADPH plus H positive. So this reaction is catalyzed by glutamate dehydrogenase. We've already gone through these reactions. It's a transamination reaction. Okay, so in which the glutamate is converted into alpha ketoglutarate and alpha ketoglutarate is converted into glutamate since the reaction is reversible. So अब हम ये सोचते हैं, let's imagine that this NH3 is accumulated. ये बहुत सारी अमोनिया, हमने क्या करना है, हम अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि जितनी भी अमोनिया है ग्लूटामेट उसको अपने पास ले लेता है, ग्लूटामेट उसको अपने पास ले लेता है. नाउ इन दिस रिएक्शन इट इज वेरी मच क्लियर दैट द accumulation of ammonia that the accumulation of ammonia accumulation of NH3 will shift the equilibrium towards the right. जो इक्विलिब्रियम है आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, towards the right. ठीक है, एंड ज्यादा ग्लूटामेट आपका बनेगा. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो ग्लूटामेट की भी आपकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी. ये जो ग्लूटामेट है, दिस विल बी फॉर्म्ड इन large amount. This glutamate will be formed in large amount. Hence, more and more alpha ketoglutarate will be utilized. ठीक है, बहुत ज्यादा अल्फा कीटोग्लूटरेट यूटिलाइज होगा. जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बहुत ज्यादा यूज होगा तो अल्फा कीटोग्लूटरेट कहां पर देखा है आपने? अल्फा कीटोग्लूटरेट हम देखते हैं TCA साइकिल में. We often see that in the TCA cycle there is alpha ketoglutarate.
अगर इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा तो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट है ये अल्फा कीटोग्लूटरेट, टीसीए साइकिल के लिए ये बनेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, है ना। सो इससे क्या होगा, द टीसीए साइकिल विल बी इम्पेयर्ड, है ना। टीसीए साइकिल की जो वर्किंग है वो इम्पेयर्ड होगी। जब वो इम्पेयर होगी तो जो नेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है बाय द ब्रेन, व्हेन दिस टीसीए साइकिल इज impaired, the net production of the energy by the brain will be reduced, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया की टॉक्सिसिटी कहाँ पर आपकी हो जाती है, ब्रेन में, है ना। अमोनिया बहुत ज्यादा अगर होगा तो ब्रेन में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रैप करने की, ठीक है, कि ये अमोनिया ट्रैप कौन करता है, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ा कि So now we will study that how to handle the hyperammonemia. Hyperammonemia होता है कि अगर ब्लड में अमोनिया बहुत ज्यादा, ब्लड अमोनिया लेवल अगर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं, एलिवेट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। Now we will talk that how we will be handling the hyperammonemia clinically. In clinical conditions, in case of hyperammonemia, इंट्रावीनसली हम एडमिनिस्टर करते हैं दो चीजें, वन इज सोडियम बेंजोएट एंड अनदर वन इज फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल लैक्टेट। इनको हम इंट्रावीनसली, जैसे ड्रिप चढ़ती है ग्लूकोज की, वैसे हम सोडियम बेंजोएट और फिनाइल लैक्टेट अमोनिया टॉक्सिसिटी में इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं। अब ये क्यों हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बिकॉज दीज कंपाउंड्स बोथ, ये जो सोडियम बेंजोएट है और ये जो फिनाइल लैक्टेट है, दीज कंपाउंड्स can condense with glutamate and glycine, can complex बनाते हैं ये, है ना, can condense with glutamate and glycine to form water soluble complexes and these water soluble complexes can be easily eliminated, can be easily eliminated from the body. ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। यूजुअली अमोनिया की रिमूवल के लिए क्यों डिफिकल्टी है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में इसलिए डिफिकल्टी है क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन हुई तो हम इवॉल्व हुए एज अ यूरियोटेलिक एनिमल्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यूरियोटेलिक एनिमल्स, हम यूरिया एलिमिनेट कर सकते हैं एंड अमोनिया फॉर इट्स एलिमिनेशन रिक्वायर lots and lots of water। जैसे मैरीन एनिमल्स के पास बहुत ज्यादा स्कोप रहती है वाटर की, ठीक है, तो मैरीन एनिमल्स के पास बहुत ज्यादा स्कोप है, हम एक्सक्रीट नहीं कर पाते, इसीलिए हम इंट्रावीनसली क्या एडमिनिस्टर करेंगे, हम एक सोडियम बेंजोएट एडमिनिस्टर करेंगे, फिनाइल लैक्टेट एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे अमोनिया को रिमूव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड, ठीक है। कई बार अगर हमें ट्रीट करना हो इस तरीके के पेशेंट को,
जिसका अमोनिया ब्लड अमोनिया लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो हम उस केस में ऐसे पेशेंट्स की हीमोडायलिसिस भी करते हैं। ऐसे पेशेंट्स की हम हीमोडायलिसिस भी करते हैं। ठीक है जी। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द यूरिया साइकिल। अब हम बात करेंगे यूरिया साइकिल की। तो यूरिया साइकिल की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ये एंड प्रोडक्ट है एक चीज। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये चल क्यों रहा है? बिकॉज द अमोनिया फॉर्म्ड was toxic to our body. That's why the ammonia is converted into urea. Why urea cycle is being operated? Because the ammonia is converted into urea. और साइट क्या है इसकी? कहां पर होता है ये? लिवर में। लिवर में होता है। ठीक है। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। लिवर में तो इसकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। दिस इज synthesized in liver, and then this urea, it is transported to the kidneys, क्योंकि एक्सक्रीशन होनी है ना, सिंथेसिस तो लिवर में होगी, फिर यहां से चला जाएगा ये किडनीज के पास, और किडनीज के पास जाके यूरिन के साथ ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमें अमोनिया की टॉक्सिसिटी से राहत मिलेगी। ठीक है। सो दिस साइकिल, ये भी क्रेब्स ने, टीसीए साइकिल भी क्रेब्स ने लिया था। ठीक है, क्रेब्स ने डिस्कवर किया था, और यूरिया साइकिल भी क्रेब्स ने ही डिस्कवर किया। क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इस नाउ ओके, यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो यूरिया इजीली आपका एलिमिनेट हो जाता है। इससे पहले एक चीज और भी समझने की जरूरत है कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो साइकिल चल रही है, ये चल रही है लिवर में। कौन सी साइकिल? यूरिया साइकिल। अब लिवर का अगर हम मानो एक सेल की बात करते हैं, तो सेल में साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, और इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी है। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूरिया साइकिल की कुछ रिएक्शंस चलती हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ रिएक्शंस आपकी चलेंगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ रिएक्शंस आपकी चलेगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब एक चीज और आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि जो अमोनिया निकली थी, वो अमोनिया जब ब्लड में ट्रेवल करेगी, ठीक है, ग्लूटामीन हमने कहा, ग्लूटामीन के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, फ्री अमोनिया नहीं ट्रेवल करेगी। अगर फ्री अमोनिया ट्रेवल कर रही है तो वो टॉक्सिसिटी है एक एक सर्टेन लेवल से ऊपर, और उस टॉक्सिसिटी के लिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि हम इंट्रावीनसली सोडियम बेंजोएट देंगे और फिनाइल लैक्टेट देंगे, ताकि वो टॉक्सिसिटी दूर हो सके और एक्सक्रीट कर सके हम अमोनिया को। ठीक है। और साथ 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 अगर बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है अमोनिया का, तो हम उसको डायलिसिस भी कर सकते हैं, है ना, हम डायलिसिस भी कर सकते हैं। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ग्लूटामीन के साथ ही होगा, है ना। ग्लूटामीन इज द स्टोर हाउस, और ट्रांसपोर्ट भी ग्लूटामीन के साथ होगा। ठीक है। और जब आपका अमोनिया ट्रैवल करता है या रिलीज होता है, इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। आपने ये ध्यान रखना है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। ठीक है, NH4 पॉजिटिव में। दो जगह पे, लिवर की दो जगह पे इसकी सारी रिएक्शंस चलेंगी। कहाँ कहाँ चलेगी? पहली रिएक्शन चलेगी इसकी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर दूसरी रिएक्शन चलेगी इसके साइटोसोल में, फिर कन्वर्ट होगा ये पूरा का पूरा जो अमोनिया है इनटू यूरिया, और किडनी के साथ में एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ वी विल सी that how the urea cycle is operated.
ओके, सो मूविंग ऑन टू द यूरिया साइकिल। अब बात आती है कि हमने अमोनिया की टॉक्सिसिटी को खत्म करना है, और अमोनिया की टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए लिवर में यूरिया साइकिल चलेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिवर है, पूरा का पूरा लिवर है, ये लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है। ये इधर वाला जो पोर्शन है लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है, दिस वन। ये सारा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है ये लिवर का साइटोसोल का पोर्शन है। सो नाउ व्हेन द यूरिया साइकिल इज बीइंग ऑपरेटेड, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अमोनियम आयंस में उन्होंने ट्रेवल करना था, अमोनिया ने, ठीक है, और CO2 कंडेंस हो जाते हैं। CO2 कहाँ से आई? CO2 आई क्रेब्स साइकिल से। हम क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इनटू CO2 एंड वाटर। तो ये CO2 कहाँ से आ रही है? आपकी क्रेब्स साइकिल से CO2 आ रही है, ठीक है। अब फर्स्ट रिएक्शन में ये सिंथेसाइज करेंगे कार्बमोइल फॉस्फेट। उसके लिए फॉस्फेट आएगा, ATP से 2 ATP यूज होंगे, है ना, और कन्वर्ट होंगे 2 ADP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। सो दिस इज द इररिवर्सिबल स्टेप एंड इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयंस लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे? कार्बमोइल फॉस्फेट पहले स्टेप में। एंड फर्स्ट जो स्टेप है ये इट इज आल्सो रिक्वायरिंग अनदर एंजाइम, that is carbamoyl phosphate synthase 2. This is also involved in pyrimidine synthesis. This is also involved in pyrimidine synthesis. अब हम आगे और भी इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कार्बामोइल फॉस्फेट बनी थी माइटोकॉन्ड्रिया में, उधर से आपके साइटोजोल में, है ना, उधर से आपके साइटोजोल में पहले से ही ऑर्निथीन प्रेजेंट थी, ठीक है जी। ये जो ऑर्निथीन है, इस ऑर्निथीन ने और इस कार्बामोइल फॉस्फेट ने मिलके क्या बना दिया? सिट्रुलीन। इन दोनों ने मिलके बना दिया सिट्रुलीन। जब इन दोनों ने मिलके सिट्रुलीन बनाया तो ये भी कहां पर बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और आपका एंजाइम यूज हुआ ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमोइलेज, ठीक है। ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट ने बनाया सिट्रुलीन। एंजाइम यूज हुआ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है जी। सो ऑर्निथीन की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो जेनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल की वजह से यहाँ पर जेनरेट हुई थी। अब इतने रिएक्शंस, कितने रिएक्शंस? दो रिएक्शंस। पहला रिएक्शन कंडेंसेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ने कंडेंस होकर कार्बामोइल फॉस्फेट बनाया। फिर कार्बामोइल फॉस्फेट ने ऑर्निथीन अंदर आया होगा, तभी बना सिट्रुलीन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया है, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर कैरिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि कौन कौन सी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो आपने इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर देना है। नाउ दिस सिट्रुलीन helps in the synthesis of आर्जिनोसक्सिनेट। सिट्रुलीन क्या बनाएगी? सिट्रुलीन बनाएगी आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। नाउ व्हेन द सिट्रुलीन इज फॉर्मिंग आर्जिनोसक्सिनेट, सो ये कंडेंस हो रहा है एस्पार्टेट के साथ। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? एस्पार्टेट। तो आप ये कह सकते हो कि सिट्रुलीन ने एस्पार्टेट के साथ मिलके, सिट्रुलीन और एस्पार्टेट ने बना दिया आर्जिनोसक्सिनेट। एंजाइम यूज हुई आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, ATP यूज हुआ और कन्वर्ट हुआ AMP इनटू 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सो सी, आप यहां भी देख रहे हो कि पहला स्टेप भी एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, एंड सेकेंड स्टेप ऑल्सो
is consuming the energy. So citrulline aspartate के साथ मिलके क्या बना रहा है? arginosuccinate. If at UG level अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, आप नाम केवल याद कर लीजिए, है ना? You just remember the name. Now अब आर्जिनोसक्सिनेट टूटेगा दो चीज में। एक देखो सक्सिनेट निकल जाएगा इधर, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन, एक निकल जाएगा आपका सक्सिनेट, अलग हो गया इधर, ये है ना आर्जिनोसक्सिनेट। अलग होके इसने क्या बनाया? फ्यूमरेट। सक्सिनेट और फ्यूमरेट एक दूसरे के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? तो इसने क्या बनाया? एक फ्यूमरेट बनाया, ठीक? Now this is cleavage. This arginosuccinate is being cleaved into two. पहले बना रहा है आर्जिनिन, दूसरा बना रहा है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट भी यहां पर आप देखो, this is forming the fumarate. एंजाइम लग रहा है arginosuccinase, ठीक है? फर्दर this arginine, ठीक है, with the help of enzyme arginase forms the ornithine, ऑर्निथीन बनाएगी, और ये ऑर्निथीन फिर दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सिट्रुलिन बनाता रहेगा, और यहाँ पर हमारा एम पूरा होता है, क्योंकि आर्जिनिन ने ऑर्निथीन तो बनाई और साथ ही साथ आपका यूरिया भी बना दिया। और जब यूरिया बना, हमारी जो अमोनिया थी, जो अमोनिया हमारी डीएमिनेशन से आई थी, डीएमिनेशन से अमोनिया आई, और डीएमिनेशन होने के बाद इसने ग्लूटामीन ने इसको कैरी किया, फिर ग्लूटामिनेज एंजाइम से क्लीव हुई, यहाँ पर क्रेब साइकिल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आई। ये टॉक्सिक थी, ये न्यूरोटॉक्सिक थी। लिवर ने क्या किया? लिवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। अब जब लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, देखो लिवर is the sole organ of detoxification. For detoxification, whenever it comes to detoxification, तो लिवर आपका डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है? ओके, अब जब यूरिया बन गई, अब ये यूरिया कहाँ चली जाएगी? किडनी में चली जाएगी, किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक? So this is all about the urea cycle. It is very important cycle. Now talking about the overall reaction and energetics. Energetics मतलब यूरिया साइकिल कितने एटीपी हमें देती है? तो दे तो कहीं नहीं रही है ना? आप अगर देखो, कोई एटीपी हमें नहीं दे रही है, उल्टा एटीपी हमारी यूटिलाइज हो रही है। एक दो इधर भी एटीपी है ना, और इधर भी एटीपी यूटिलाइज हो रही है ना? अब हम इसके सारे रिएक्शंस हम देखेंगे, ओवरऑल इसकी बायो एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी ओवरऑल एनर्जेटिक्स, है ना? एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है कि कितनी एटीपी निकली या कितनी एटीपी यूज हुई। तो यहाँ पे दो जगह एटीपी आपकी आ रही है, एक जगह आपकी यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 2 ATP is being converted into 2 ADP plus 1 inorganic phosphate. तो इसका मतलब 2 ATP तो सीधे सीधे यही हमें मिल गई, ठीक है? नाउ सेकेंडली आप इस पॉइंट पर देखेंगे कि ATP ADP में नहीं बदली, बल्कि ATP is being converted into AMP plus 1 inorganic phosphate. यूजुअली जो प्रोसेस है वो ऐसे जाता है, एटीपी टूटता है एडीपी में, एडीपी फिर टूटता है एएमपी में, लेकिन यहाँ पर जो एटीपी है ये सीधे एएमपी में टूट रहा है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 2 एटीपी, इट इक्वल्स 2 ATP. So 2 ATP in the first step plus 2 ATP when the citrulline is being converted into arginosuccinate. तो ये टोटल ATP कितने यूज हुए आपके? 4. ऑल इन ऑल अगर हम
यूरिया साइकिल की बात करें तो ये हमें एटीपी देती नहीं है, लेकिन 4 एटीपी हमारे यूज कर लेती है। और ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में व्हेन वी हैव टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया, सो इट इज वेरी मच फेयर कि अगर हमारी एनर्जी लगती भी है तो हम दे देते हैं, है ना। हमारी बॉडी, कोई बात नहीं, एनर्जी जहां लगनी चाहिए वहां इट्स ओके कि आपकी एटीपी कंज्यूम हो रही है। तो टोटल हमने 3 एटीपी नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान रहे टोटल 4 एटीपी। अब ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं कि पूरी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल की ओवरऑल रिएक्शन, लाइट हो गया यहाँ पे, कलर कंपनसेट कर लेना। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस एस्पार्टेट, कई बार एक नंबर में आ सकती है ये, एस्पार्टेट प्लस 3 ATP, it gets converted into urea plus fumarate plus 2 ADP plus 2 PI plus AMP plus 1 PI। ठीक है, so this is the overall reaction of urea cycle। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। So now moving on to the regulation of यूरिया साइकिल। जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना, वो इसमें रेगुलेटरी स्टेप है। यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप रेगुलेटरी स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके बना देते थे कार्बामोइल फॉस्फेट, एटीपी यूज हो जाती थी 2 और कन्वर्ट हो जाती थी 2 ADP plus 1 inorganic phosphate, and here NAG। ठीक है जी। तो अब इस पूरी की पूरी रिएक्शन में ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज। ठीक है, कौन सा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम आपका इस पूरी की पूरी रिएक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक, नाउ अगर हम इस स्टेप को बात करते हैं, ये रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों है? क्योंकि दिस इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय N-acetyl glutamate। ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज allosterically activated by N-acetyl glutamate। है ना, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होती है? एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट है ये, एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा जो छोटे छोटे क्लेफ्ट्स होते हैं अदर देन एक्टिव साइट, उनको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो जब कोई इफेक्टर, कोई एक्टिवेटर इन एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो जाता है तो वो इस पूरी एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिससे एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस NAG it allosterically activates the N-acetyl glutamate, एंड ये बनता किससे है? ग्लूटामेट से बनता है ये, है ना, ये किससे बनता है? ग्लूटामेट से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ग्लूटामेट से। नाउ अगर हम यूरिया सिंथेसिस की रेट की बात करते हैं तो यूरिया सिंथेसिस
is correlated with the rate of with the amount of N-acetyl glutamate, या you can say with the concentration of N-acetyl glutamate. ठीक है, अगर आर्जिनिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, ये ध्यान रखनी है आपने बात, है ना. इफ आर्जिनिन is in higher concentration, then there will be increase in N-acetyl glutamate. ठीक है, अब अगर हम हाई प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, इफ वी टेक हाई प्रोटीन रिच डाइट, then there will be increased NAG amount in the liver. लिवर में आपकी एन एसिटाइल ग्लूटामेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, as a result of which more urea will be synthesized. ज्यादा यूरिया आपका बनेगा. ठीक है, तो अगर हम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज की बात करते हैं और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं, दोनों एंजाइम कहाँ पर लोकेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड है. तो पहला ही स्टेप इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है. कब यूरिया साइकिल चलानी है, कब नहीं चलानी है, ये कौन तय करता है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन. और कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज को कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है एलोस्टेरिकली? कौन सा मॉलिक्यूल? एन एसिटाइल ग्लूटामेट. और एन एसिटाइल ग्लूटामेट कब बढ़ता है? जब आर्जिनिन ज्यादा बढ़ेगा. तो डाइट में अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे, प्रोटीन ज्यादा लेने के साथ साथ क्या होगा कि हमारी नैग का अमाउंट भी बढ़ेगा और ज्यादा ज्यादा यूरिया हमारा बनेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल. इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. सो मूविंग ऑन टू द metabolic disorders of this urea. So now let's study about the known metabolic disorders of urea cycle, in which the first disorder is hyperammonemia type 1. This hyperammonemia type 1 disorder is due to the enzyme defect of carbamoyl phosphate synthase deficiency, and secondly the disorder that is known as hyperammonemia type 2. This disorder is due to the deficiency of ornithine transcarbamylase. And in this this ornithine transcarbamylase deficiency, it is a X-linked chromosome deficiency. The mothers exhibit hyperammonemia and an aversion to high protein food. Next is citrullinemia. 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 This is a rare disorder and inherited. Rare and inherited disorder. In this, the large quantities of citrulline are excreted in the urine. Citrulline is excreted in urine. And when this is excreted, when there is complete absence of the enzyme arginosuccinate synthase. ठीक है, यूजुअली जो यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स हैं वो ना एंजाइम अगर किसी में डेफिशिएंट है तब ही होते हैं यूजुअली, है ना. अनदर वन इज द आर्जिनोसक्सेनिक एसिडूरिया. आर्जिनोसक्सेनिक
एसिडूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज है वही एब्सेंट होता है। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेज इज एब्सेंट, as a result of which what happens कि जो ज्यादा अमाउंट ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट है वो ब्लड में रह जाता है, as a result of which the you know इसकी जो सिम्टम्स है वो है टफ्टेड हेयर होता है। ठीक है, एकदम जो कम कम उम्र के बच्चों में ऐसा होता है ना। जब आर्जिनोसक्सिनेट जो आपका एंजाइम है वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेज रिएक्शन 4 देखना आपने, है ना। नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, स्पेशली कैटाबॉलिज्म, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं ना, then we are talking about the biosynthesis and the degradation. But so far in these protein metabolism series, we have studied only the catabolism. अभी हमने अमाइनो एसिड की सिंथेसिस स्टडी नहीं की है। ठीक है, तो that's all for today. Please let me know कि कौन कौन से टॉपिक्स पे और आपने पढ़ना है, आप मुझे बताना। ठीक है, so see you in the next class. That's all for today. Thank you so much.